गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू, वेलकम। सैटरडे के रात को 200 से ऊपर लोग टाइम दे रहे हैं फाइनेंस के बारे में सीखने के लिए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझने के लिए। इट्स रियली अ माइंड ब्लोइंग थिंग। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई स्टार्टेड माई करियर अराउंड इन 2000। ओके। जब 2003 2004 में जब मेरे बॉस ने मुझे पहली बार बोला था, कपिल कल से हमको म्यूचुअल फंड बेचना है, तो मेरा पहला सवाल था कि सर म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो मेरे बॉस ने बोला मुझे भी नहीं पता, करना है अपने को। फ्रॉम दैट जर्नी टुडे everybody has seen the mutual fund सही है trend. Okay, it is lovely. In fact, the t-shirt I'm wearing today is also mutual fund सही है। अभी अपना म्यूचुअल यूनिफॉर्म हो गया है। ओके। अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। ओके। व्हाट इज द बेस्ट वे। मतलब कल मैंने एयरपोर्ट में एक बंदे से मिला था, वो बोला सर मुझे एसआईपी खरीदना है, मुझे म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए, तो कैन यू हेल्प मी आउट। सो एक बहुत अच्छी चीज है कि अवेयरनेस बढ़ चुका है, बट अभी तक पूरी तरह से अवेयरनेस अभी तक लोगों को नहीं पता। तो इस तरह के सेशंस हम लोग करेंगे रेगुलरली फॉर मास अवेयरनेस ऑफ द पीपल, लोगों को गाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर वरुण मिस्र। ओके। इनको 18 साल से एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। इज विद बजाज म्यूचुअल फंड सिंस द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ 2022। सॉरी यार, थोड़ा सर्दी से गला बैठ गया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आवाज बराबर नहीं आ रहा है। वरुण, व्हाट इज योर टेक ऑन द इंडस्ट्री इन दिस सो मेनी इयर्स। यू आर देयर 18 इयर्स, आपने बहुत सारा ओवरसीज का अपॉइंटमेंट्स लिया है, ऑपरेशंस देखा है, सेल्स देखा है, तो क्या चेंजेस हुआ है इंडस्ट्री में। So, thank you, Kapil. And first of all, a warm welcome to each and every one of you. I think जैसे कपिल ने बोला कि सैटरडे शाम को इतने सारे लोगों ने समय निकाल के आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ प्रूडेंट कॉर्पोरेट एंड बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। और कपिल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट दिया कि 2003-4 में उन्होंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो उनको नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड क्या है। आई थिंक इस हमारे पैनल में जितने लोग हैं, चाहे कपिल हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे गेस्ट स्पीकर जो एक्सपर्ट हैं मार्केट के, मनोज वो हों, आई थिंक ये एक कॉमन थ्रेड है जो कपिल ने बोला है कि जब जब हमने अपनी जर्नी शुरू की, तो हमें भी नहीं मालूम था कि म्यूचुअल फंड क्या है। टुडे वी आर, ऐसा लग रहा है कि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ वेयर द इंडस्ट्री इज और कहाँ ये जाएगी। बट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एक एक बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट है जिसने कितने ही लोगों की वेल्थ क्रिएशन की जर्नी और हैप्पीनेस देता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो विच विच क्रिएट्स वेल्थ एंड दैट इज वेयर वी आर। और जैसे मैंने बोला, हमें ऐसा लगता है कि हम जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड को आए हुए करीब 2.5 साल हुए हैं। मार्च 2023 में हमको हमारा लाइसेंस मिला था। अब हमारे मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था तब। सो एंड हमको अभी भी लगता है कि कि द पोटेंशियल इज दिस इज क्लियरली एक अनटैप्ड पोटेंशियल है भारत में इस इंडस्ट्री का। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन्वेस्टर के व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इन्वेस्ट इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। एंड उसकी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, कि ये समय अभी थोड़ा इन्वेस्ट ना करें। सो from that perspective, we have with us today Manoj Jain. Manoj अपने Manoj is a person who knows these things inside out. हमारे एक्सपर्ट हैं इस मामले में। एंड मनोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मनोज, एज आई सेड, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। फ्रॉम सेल्स, प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्होंने ये पूरी जर्नी की है। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम वी वर बोथ कलीग। मनोज से सीखने को बहुत कुछ मुझे मिला। देन इन हिज प्रीवियस रोल बिफोर he started his own venture, now he is
एसोसिएटेड एंड हेडिंग वैल्यू मेट्रिक्स, उसके पहले ही वाज द को हेड एट व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड, अगेन अ न्यू म्यूचुअल फंड जो आया था, तो मनोज जो वाज हेडिंग प्रोडक्ट्स देयर, और उसके बाद इन्होंने अपना वेंचर शुरू किया है, विच अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो मनोज उसके बारे में भी बताएंगे, और हमें मोर इम्पोर्टेंटली आज की डेट में बताएंगे, क्योंकि जब मार्केट इज एट अ ऑल टाइम हाई, एक हमेशा एक डर आ जाता है कि मार्केट तो ऊपर आ चुका है, तो क्या ये अब इन्वेस्ट करने का सही समय है या मार्केट से निकलने का सही समय है। तो जैसा टॉपिक भी बोलता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है या क्या ये एक रिस्क है। सो दैट इज इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। So without further ado, and again thanking each and every one of you जिन्होंने समय निकाल के यहाँ पे आए और हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। सो ओवर टू यू मनोज। आई थिंक जैसा कपिल ने बोला, वी आर एट इंटरेस्टिंग टाइम्स। इस समय आपकी गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड इट विल हेल्प अस इन शेपिंग आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो ओवर टू यू मनोज। Thank you, Varun, and thank you, Kapil. But before I start, Kapil, I hope my slide is visible. Varun या Kapil कोई भी या confirm कर हाँ सकते हैं. जी। Man, thank you so much. So, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सबका स्वागत है। और जैसे कपिल और वरुण ने बोला, बहुत अच्छा लगता है, 300 से ज़्यादा लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी सैटरडे को। ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, आज से 15-20 साल पहले भी हम ये सब चीज़ें करते थे। तब तब 30 लोगों को भी इकट्ठा करना ऐसे टॉपिक पे बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जैसे कपिल ने बोला कि बहुत अवेयरनेस बढ़ी है लोगों की। और जैसे एक टाइम पे क्या होता था, टीवी पे जब भी ऐड आती थी तो सिर्फ एक ही चीज हमको याद रहती थी, म्यूचुअल फंड की ऐड देख के, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो दैट हैज चेंज। अभी भी वो बोलते हैं, बट अभी थोड़ा म्यूचुअल फंड सही है भी रहता है दिमाग में। और अभी क्या है, ओवर द इयर्स बहुत से हमने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में एग्जांपल देखे कि कैसे लोगों ने ओवर द लास्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, अगर लोग डिसिप्लिन रहते हैं और एसआईपी के माध्यम से बहुत वेल्थ क्रिएट करी है। तो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, मैं सिर्फ आपके 25 से 30 मिनट लूंगा, एंड उसके बाद आपके जितने भी सवाल होंगे बिटवीन मी, कपिल एंड वरुण, हम कोशिश करेंगे उनके ऊपर चर्चा करने की। आज क्या है कि जो टॉपिक हमने चुना है वो है कि अ, अभी मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा पहुंच गई है। 26,200 के आसपास का ऑल टाइम हाई था लास्ट ईयर, अभी दोबारा 26,200, डिपेंडिंग ऑन हम किस दिन हम सेमिनार कर रहे हैं, उसके आसपास मार्केट है। तो ऐसे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि भाई यही सही समय है क्या? चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड तो सही है, बट इज इट द राइट टाइम कि हम एसआईपी शुरू करें? इज इट द राइट टाइम कि हम अभी से लमसम शुरू करें? थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ी मार्केट में करेक्शन आ जाती है उसकी, तो अब रुकना सही है या अभी डाल देना सही है? ये सब चीजों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूँ कि वी विल डिस्कस ऑल टाइम हाई, वी विल ऑल्सो डिस्कस कि ये ऑल टाइम हाई बनता ही क्यों है, क्यों मार्केट बढ़ती है। अगर अपने को ये समझ में आ जाएगा तो अपनी थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगी, और कभी मार्केट में गिरावट भी आएगी तो अपने को समझ में आएगा हो क्या रहा है। तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। हम कई बार सुनते हैं कि मार्केट में काफी गिरावट आ गई, 10%, 20%, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, ऐसा हमको सुनने में आता है। तो उसको बोलते हैं हम प्राइस करेक्शन। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड टाइम करेक्शन। अब ये टाइम करेक्शन क्या होता है? चलो ठीक है, मार्केट 25,000 पे थी, 20,000 पे पहुंच गया तो समझ में आ गया, 5,000 पॉइंट गिर गई मार्केट, ये तो समझ में आता है। बट ये टाइम करेक्शन क्या है? वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। एंड लास्टली, हमको कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये सब चीजें, कुछ चीजें आपको मैं कंटेक्स्ट बताऊंगा, और कुछ चीजें लास्ट में हम डेटा के साथ डिस्कस करेंगे, बिकॉज बाकी सब चीजें होता है कि चलो यार वर्बली बोल दिया, बट डेटा से रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता। तो जस्ट बी विद मी फॉर नेक्स्ट 20-25 मिनट, एंड वी विल डिस्कस सम डेटा पॉइंट ऑल्सो कि कैसे ऑल टाइम हाई पे हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए मार्केट को लेके। इन बिटवीन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप सोच के रखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वी विल गिव यू इनफ टाइम कि आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल पाएंगे, एंड थ्री ऑफ अस विल आंसर। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक, और बस आप सुनते रहिएगा। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि यार ये चीजें लिंक कैसे हो रही है। तो देखिए, तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होती है लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या होता है? 2+2 4, +2 6। एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से कुछ लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखेगा। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक, बहुत सिंपल है, और आपको 2-2 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। तो लेट मी आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 7+7? 7 जमा 7 क्या होता है? 7+1। करेक्ट। तो काफी सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए विद इन 2 सेकंड। चलो डन। अगला क्वेश्चन, आपको इसी तरह से विदाउट इवन थिंकिंग आंसर करना, तभी चीजें अपने को समझ में आएगी। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज 7 × 7?
तो लेट मी टेक 3 सेकंड का वेट। ठीक है, अपने पास बहुत सारे 50 से ज्यादा अपने पास आंसर है, सबका सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 7 raised to the power 7? अब एक भी आंसर नहीं आएगा अनटिल आप कैलकुलेटर यूज करो, अनटिल आप चैट जीपीटी यूज करो। 7 raised to the power 7 कोई भी नहीं बता पाया। नहीं सुनील जी, 729 भी गलत है। आप अभी चैट बॉक्स में अपने कैलकुलेटर पे डाल के देखेंगे या गूगल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नंबर क्या है, और नंबर मेरे को भी याद नहीं रहता, हर बार भूल जाता हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको स्कूल में लीनियर ग्रोथ पढ़ाया गया है, हमको स्कूल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी पढ़ाया गया है। हमारा जो माइंड है ना, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग लीनियर ग्रोथ की कैलकुलेशन। 7 + 7, देखो 2 सेकंड भी नहीं लगा, मेरे पास 50 आंसर थे, 7 × 7। बट हमारा माइंड, ऑल्दो हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताया गया है, पढ़ाया गया है, लेकिन हमारा माइंड केपेबल नहीं है। ह्यूमन माइंड राइट नाउ इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी वजह से आधे टाइम तो लोगों को कंपाउंडिंग ही नहीं समझ में आती। उनको ये समझ में नहीं आता कि बैंक एफडी से बनाया हुआ 7% रिटर्न फॉर एग्जाम्पल वर्सेस लेट्स से लॉन्ग टर्म में हम बताते हैं भाई कई म्यूचुअल फंड ने 12% 15%, ये हिस्टोरिकल डेटा है। इट इज नॉट दैट मैं आपको कह रहा हूँ कि हर बार ऐसे ही होता है, बट अगर आप पिछले 20 साल का कोई भी फंड उठाओगे तो आप देखोगे 12% 15% ऐसा कुछ रिटर्न बना रखा है, कई फंडों ने उससे भी ज्यादा बना रखा है। तो कई लोग बोलते हैं ठीक है यार 7% गारंटीड आ रहा है वर्सेस 12-15% शायद आएगा, उसके अंदर वॉलेटिलिटी है। तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये जो 1 2 3 4 5% एक्स्ट्रा रिटर्न बनता है 15-20 साल में कंपाउंड होते हुए कैसे उनकी पूरी वेल्थ चेंज कर देता है। क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैलकुलेट ही नहीं करते। हम सोचते हैं चलो 8 का 16 हो गया, डबल ही तो हुआ। वो डबल नहीं होता। अगर 1% रिटर्न भी ज्यादा आता है तो अभी यही चीज आप कैलकुलेटर पे डाल के देखिएगा कि अगर 1% रिटर्न ज्यादा बने 20 सालों में तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। और लास्ट चीज है मीन रिवर्शन। मीन रिवर्शन तो हमको स्कूल में भी नहीं समझाया गया। वी विल डिस्कस दिस थिंग इन कमिंग स्लाइड। मीन रिवर्शन क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। तो लेट्स से आपको एक क्वेश्चन पूछता है, आप सबके पास एक पीस ऑफ पेपर होगा, कोई भी पेपर हो सकता है आपके हाथ में आसपास। अगर उसको हम फोल्ड करें तो टिपिकली एक पेपर जो होता है ना वो 0.1 mm का थिकनेस होती है, बहुत छोटा थिकनेस, बहुत कम होती है ऑब्वियसली। इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो 0.2 की थिकनेस हो जाएगी। अगर हम फिर से फोल्ड कर दें तो 0.4 की थिकनेस हो जाएगी। यू गॉट द पॉइंट कि अगर हम डबल करते जाएंगे तो 0.1 विल बिकम 0.2, 0.2 विल बिकम 0.4, 0.4 विल बिकम 0.8। अगर हम 42 टाइम्स इसको फोल्ड करें पेपर को, ऑब्वियसली कर नहीं सकते, ये सब थ्योरेटिकल नंबर है, बिकॉज 42 टाइम्स कैसे पेपर को फोल्ड करोगे, बट लेट अस अज्यूम थ्योरेटिकली अगर इसको फोल्ड करें तो आपको क्या लगता है उसकी थिकनेस क्या होगी। तो आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड। आपको इस पे टाइप करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में। आप किसी का रेफरेंस देना चाहते हो कि भाई कुतुब मीनार जितना बड़ा हो जाएगा या कुछ भी ऐसा। तो मैं वेट करता हूँ 5 सेकेंड। आपको जो दिमाग में आ रहा है आप आंसर करिए कि अगर एक पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करा जाए तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी डबल होते होते। ओके, ऑब्वियसली कोई सही आंसर नहीं होगा। और हाँ जी वीरेंद्र जी, मेरे को पता है कि वो पॉसिबल तो है ही नहीं, पर थ्योरेटिकली जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो काफी लोगों ने लिखा 4.2 मिलीमीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, उसकी थिकनेस हो जाएगी करीब 4,40,000 किलोमीटर। आप में से काफी सारे लोग सेंटीमीटर मिलीमीटर में लिख रहे थे, तो आप सोचो अगर आप एक पेपर को जो आपके पास पड़ा है, ऑब्वियसली 42 टाइम्स फोल्ड नहीं किया जा सकता, थियोरेटिकली अगर करे जाए तो 4,40,000। इनफैक्ट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज लेस देन दैट। तो पेपर मून तक पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा दिमाग कंपाउंडिंग को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। ये आपको मैं दोबारा बस बताने की कोशिश कर रहा था। अब आता है ऑल टाइम हाई, जो आज का टॉपिक है। अब आप देखिए इसमें चैलेंज क्या है, इस वर्ड में, इस फ्रेज में ऑल टाइम हाई। सबसे पहले हमारा दिमाग क्या पकड़ता है, हाई। कि वी आर इन्वेस्टिंग एट अ टाइम व्हेन समथिंग इज वेरी वेरी हाई, यानी कि महंगा है। हाई मार्केट में महंगे के साथ रिलेट करके देखा जाता है। दूसरा क्या देखता है हमारा दिमाग, ऑल टाइम हाई, कि ना सिर्फ हाई है, जिंदगी में इससे ऊपर कभी हुआ ही नहीं। तो व्हेन वी हियर अ वर्ड ऑल टाइम हाई, हम पढ़ते हैं ऑल टाइम हाई के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक ट्रिगर जागता है कि भाई ये तो बहुत महंगा है, क्योंकि ये तो हाई है और जिंदगी में कभी इतना नहीं था, उतना हाई है, ऑल टाइम हाई है। अब मैं आपको दो बातें और बताता हूँ, और अगले 5 मिनट के बाद हमको डेटा भी देखेंगे कि मार्केट लेवल्स और वैल्यूएशन ये दो अलग अलग चीजें होती है। मार्केट लेवल जैसे हम कहते हैं निफ्टी जो है वो 26,000 के आसपास चल रहा है, या सेंसेक्स हम बोलते हैं 80,000 हो गया, 85,000 हो गया, ये बोलते हैं मार्केट लेवल। एक चीज होती है मार्केट वैल्यूएशन। जैसे काफी सारे लोग
प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो के बारे में बात करते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो, मार्केट कैप टू जीडीपी, इस तरह के बहुत से वैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। अब ये तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है, बोथ मार्केट लेवल्स एंड मार्केट वैल्यूएशन बोथ आर वॉलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म, बोथ आर वॉलेटाइल एंड सिक्लिकल। मतलब ये साइकिल्स में मूव करती है। वी विल डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो इन लेटर स्लाइड कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। तो बोथ आर वॉलेटाइल एंड सिक्लिकल, बट अब ये बट का क्या मतलब है और दो स्लाइड से समझते हैं। तो पहली स्लाइड ये देखते हैं, ये है मार्केट लेवल्स की, ये है निफ्टी का लेवल्स पिछले करीब करीब 30 सालों का। तो 30 सालों में आप देखोगे निफ्टी एक टाइम पे कभी 1,000 के लेवल पे भी हुआ करती थी, आज 26,000 के लेवल पे पहुंच गया है। निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। तो मार्केट लेवल्स की क्या खासियत होती है, मार्केट लेवल्स वॉलेटाइल होते हैं बट अपवर्ड मूविंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है कि मार्केट लेवल जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं। आप देखो बीच में कोविड के टाइम पे मार्केट गिर गई थी, फिर बढ़ गई थी, फिर गिर गई थी, फिर बढ़ गई है, अभी रिसेंटली गिरी थी, फिर बढ़ गई है। तो वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, गिरावट और चढ़ावट को बोलते हैं वॉलेटिलिटी है, लेकिन ट्रेंड अपवर्ड मूविंग है। वॉलेटाइल है मार्केट बट अपवर्ड मूविंग। लेकिन वैल्यूएशन के साथ क्या होता है, वैल्यूएशन जो होते हैं ना, वैल्यूएशन भी सिक्लिकल होते हैं बट मीन रिवर्टिंग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पी रेशो बढ़ता बढ़ता आज 10 का पी रेशो है, फिर 20 का हो जाएगा, फिर 40 का हो जाएगा, फिर 50 का हो जाएगा, फिर 100 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। तो पी रेशो क्या होता है, बढ़ के 40 पहुंच गया, फिर वापस 20 पे आ गया, फिर 40 पहुंच गया, फिर 20 पे आ गया, फिर 10 पे पहुंच गया। तो सिक्लिकल होता है। ये बात आपको दो याद रखनी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको यही समझ में आ गया तो आपको कभी इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी से परेशानी नहीं होगी देख के। तो वापस जाते हैं, हमने डिस्कस किया कि मार्केट लेवल्स वॉलेटाइल है बट अपवर्ड ट्रेंडिंग है, और मार्केट वैल्यूएशन जो है वो सिक्लिकल है बट मीन रिवर्टिंग है, घूम फिर के अपनी एवरेज वैल्यूएशन के आसपास घूमती है। अब मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं। ये देखिए करीबन 20 साल का डेटा ये बताता है कि पिछले 20 सालों में, 20-22 सालों में हमारे देश की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रही है, इनफैक्ट मैं आपको एक और लंबा डेटा बताता हूँ, ये तो अपने सामने 22 साल का डेटा है, पिछले 33 ईयर्स में। और ये ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इक्विटी मार्केट से क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, म्यूचुअल फंड से क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, इससे ये सब कुछ आंसर हो जाएगा। तो डेटा बताता है कि पिछले 33 सालों में हमारे देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। तो देखो देश में जैसे अभी आप देखोगे, अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स का जीडीपी का नंबर है कुछ 7%, 7.5%, ऐसा कुछ नंबर चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ। और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है भाई, देश में इन्फ्लेशन चल रही है मान लो 4%, 5%, तो उसको जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का नंबर बन के आता है। तो मैं आपको बता दूं पिछले 33 ईयर्स में हमारे देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तकरीबन रही है 12.5%। और इसी 33 ईयर्स के पीरियड में जो हमारे देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है, जिसको हम बेसिकली सेंसेक्स के थ्रू बोलते हैं, बीएससी सेंसेक्स या निफ्टी 50, तो बीएससी सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां हैं, उन 30 कंपनीज की या सेंसेक्स की ऑन एन एवरेज पिछले 33 ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रही है 12.5%। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपने देश में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑन एन एवरेज रही है 12.5% पिछले 33 सालों में। इसी पीरियड में हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी ऑन एन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ या अर्निंग ग्रोथ रही है 12.5%। ईपीएस ग्रोथ भी बोलते हैं कई बार उसको। और अगर आपने सेंसेक्स में निवेश कर दिया होता 33 ईयर्स पहले, तो आपका रिटर्न रहा है 12% प्लस 1.5% का डिविडेंड यील्ड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 13.5%, डिविडेंड मिला के करीब 13.5%। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओवर द वेरी लॉन्ग टर्म जो अपने देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है वही रिफ्लेक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में। और अगर आप उन कंपनीज में निवेश कर दो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो वही रिफ्लेक्ट करता है प्राइस ग्रोथ में। अब देखो, अब आप बोल सकते हो यार जीडीपी ग्रोथ तो 12.5% अप्रोक्सीमेटली, अर्निंग ग्रोथ भी 12.5%, तो 13.5% रिटर्न क्यों बना? क्योंकि क्या होता है, आप एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कि देश की सारी 50,000 कंपनियां सब में एक साथ निवेश कर दिया। आपने क्या किया, सेंसेक्स निफ्टी या इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जो कि एफिशिएंट कंपनियां हैं, तभी तो इस जगह इस मुकाम तक पहुंच पाई है। जब आप एफिशिएंट मार्केट में इन्वेस्ट करते, मतलब एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो शायद आपका आधा 1% रिटर्न ज्यादा बन जाता ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं तो 50% रिटर्न ज्यादा बन जाता। और यही अगर आप थोड़ी सी और छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी में तो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, ठीक है, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बजाज हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां
उसमें। तो कई कंपनियां होती है जो अभी छोटी हैं, आगे जाके बहुत तेजी से बढ़ के बड़ी हो सकती है, तो आपका रिटर्न और ज्यादा बनता है। और यही आप इस स्लाइड पे भी डेटा देखो, ये पिछले 22 साल का डेटा है कि कैसे पिछले 22 साल में जो देश की अर्निंग ग्रोथ रही है, जो कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आसपास है, सूनर और लेटर मार्केट से उसके आसपास रिटर्न बनता है। और इसमें कुछ डिविडेंड यील्ड भी आप ऐड कर लो, करीब 1.25 से 1.5% की डिविडेंड यील्ड भी मिलती है आपको। तो ये है लॉन्ग टर्म में। अब क्या है, आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। अब ये सारा मैंने आपको बेस बता दिया। अब इस बेस के बाद कुछ और डेटा पॉइंट देखते हैं अपने टॉपिक को आगे ले जाते हुए। ठीक, कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं ऑल टाइम हाई मार्केट है, बट ऑल टाइम हाई के साथ चक्कर क्या है, मान लो लास्ट टाइम मार्केट 20,000 पे थी, लास्ट ईयर 20,000 उसका ऑल टाइम हाई था लास्ट ईयर। अभी इस साल मार्केट मान लो 20,200 पे पहुंच गया। मार्केट मतलब निफ्टी की बात कर रहे हैं, आप सेंसेक्स की बात भी कर सकते हो, किसी भी मार्केट की बात कर सकते हो। अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं। वैसे निफ्टी इस समय 26,200 के आसपास ट्रेड कर रही है, बट कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए हमने 20,000 का एग्जाम्पल ले लिया। लेट्स से लास्ट ईयर मार्केट का ऑल टाइम हाई था 20,000। अब क्या होगा, अगर मार्केट 1% भी बढ़ जाएगी इस पूरे साल में, खाली 1% भी बढ़ेगी, तो बढ़ के क्या हो जाएगी 20,200। तो क्या अब ये नया ऑल टाइम हाई बन गया? क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अभी जो 20,200 का नंबर है ये कभी जिंदगी में देखा नहीं। तो हाँ, ये बात सही है कि ये ऑल टाइम हाई नंबर है, बट क्या हम ये बोलेंगे कि मार्केट जो है उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है? आंसर इज नो। अब ये आपको समझने वाली बात है, जिसका मैंने पूरा बैकग्राउंड दिया कि मार्केट के लेवल्स और मार्केट की वैल्यूएशन ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। तो और हमने एक और चीज डिस्कस करी कि जो लॉन्ग टर्म में अर्निंग ग्रोथ रहती है, जो कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आसपास रहती है, वही रिफ्लेक्ट करती है प्राइस ग्रोथ में, निफ्टी की ग्रोथ में। तो अब देखो क्या है ना, पिछले 15 महीनों में तो जैसे निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई बना था सितंबर 2024 में, उसके बाद अभी बना नवंबर दिसंबर 2025 में। तो 15 महीने लग गए नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 15 महीने पहले निफ्टी 26,000 पे थी, आज भी 26,000 पे है, 26,000 एक दो ऐसा कुछ बढ़ गया है। तो हम कह रहे हैं ऑल टाइम हाई पे। लेकिन इस 15 महीनों में देश की जो कंपनीज हैं, निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी है। अब कितनी बढ़ी है तो वो तो अंदाजा लगाना बहुत आसान है। हमने अभी डिस्कस किया कि जो देश में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है, मोटा मोटा वही अर्निंग ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है क्या, कि हमारे देश में कितना सामान खरीदा गया, कितना बेचा गया। लास्ट ईयर कितना खरीदा बेचा गया, इस साल कितना खरीदा बेचा गया। तो लास्ट ईयर अगर 100 रुपए का खरीदा बेचा गया था, इस साल 110 का खरीदा बेचा गया, तो हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% हो गई। 10% माल ज्यादा खरीदा बेचा गया, यानी कि कंपनीज ने का रेवेन्यू 10% बढ़ गया, विच मीन्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मोटा मोटा 10% बढ़ जाएगी। तो अब मैं आपको वापस आता हूँ स्लाइड के ऊपर। हम ये बता रहे हैं आपको कि पिछले 15 महीने में क्योंकि जीडीपी बढ़ी है, अर्निंग बढ़ी है, तो आइडली 12-13% से निफ्टी को भी बढ़ना चाहिए था। तब हम कहते हैं कि जो वैल्यूएशन 15 महीने पहले थी वही वैल्यूएशन अभी भी है। लेकिन हुआ क्या, पिछले 15 महीनों में अर्निंग तो बढ़ गई 12 से 15%, लेकिन मार्केट वहीं की वहीं है, ऑल टाइम हाई पे है। 26,200 ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन है तो वहीं की वहीं। 0% ग्रोथ है मार्केट के अंदर, या 1% ग्रोथ है मुश्किल से। तो मार्केट बढ़ी 1% से, जबकि अर्निंग बढ़ी 15% से, मान लीजिए। आइडली मार्केट को 15% बढ़ना चाहिए था अर्निंग ग्रोथ के आसपास। तो क्या हुआ, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, एज वी स्पीक राइट नाउ, मार्केट जो है वो 14% सस्ती हो गई एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये बात समझने की, यही पूरा आज का कंटेक्स्ट हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। कि देखने में आपको लगेगा कि मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, 26,200 के आसपास है, जो कि सितंबर 2024 में भी थी। लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट एक्चुअली बढ़ी ही नहीं है, उसी लेवल पे है, लेकिन अर्निंग बढ़ गई है। तो इसको हम बोलते हैं कि वैल्यूएशन करेक्शन हो गई। जब हम बोलते हैं मार्केट 26,000 से गिर के 20,000 पे आ गए, उसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन, कि 26,000 की चीज 20,000 रुपए में मिल रही है। ये लोगों को समझ में आता है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स को समझ में आता है। एक और जो चीज है वो है कि मार्केट 26 की 26 पे रही, 26,000 के सिर्फ 26,000 पे, लेकिन 1 साल तक 1.5 साल तक बढ़ी नहीं। इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन या वैल्यूएशन करेक्शन। बिकॉज अर्निंग बढ़ती रहती है, आइडियली प्राइस को बढ़ना चाहिए, बट प्राइस नहीं बढ़ा। तो ये अपने आप में एक गिरावट है। किस चीज में गिरावट है? वैल्यूएशन में गिरावट है। और एज ए निवेशक हमको क्या होता है, हमको सस्ती वैल्यूएशन देखनी है, हमको प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करना। क्यों नहीं करना प्राइस के ऊपर फोकस, और क्यों वैल्यूएशन देखनी है, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए पिछले 30 साल का डेटा है। ये थोड़ा
बिजी स्लाइड है, तो आई विल स्पेंड 1 मिनट ऑन दिस स्लाइड। ये बताता है कि अगर आप ये ठान लो कि भाई मैं तो ऑल टाइम हाई होगा किसी साल तो मैं निवेश नहीं करूंगा, तो उसके घाटे कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये बताता है कि पिछले 30 में से 23 सालों में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है। 30 में से हर हर 4 में से 3 साल मार्केट ऑल टाइम हाई बनाती ही बनाती है। और ये सब कुछ करते करते मार्केट ने करीब 12% सीएजीआर का, निफ्टी ने 12% सीएजीआर का रिटर्न दिया है, प्लस 1.25 से 1.5% डिविडेंड दी, तो करीब 13.5% सीएजीआर का रिटर्न दिया है पिछले 30 सालों में, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, जो कि रिफ्लेक्ट करता है अर्निंग ग्रोथ को और जो कि रिफ्लेक्ट करता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को। तो आप देखो पिछले 10 सालों से, ऑलमोस्ट 9-10 सालों से हर साल मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई बना रही है। तो अगर आपने सोचा होता भाई ऑल टाइम हाई है मैं तो निवेश नहीं करूंगा, तो आप 2020 में भी नहीं करते, 2021 में भी नहीं करते, 22 में भी नहीं करते, 23 में भी नहीं करते, 24 में नहीं करते, और इस पीरियड में निफ्टी 10-11 हजार से बढ़ते बढ़ते 26 हजार के लेवल पे पहुंच गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई इज अ फीचर, इट इज नॉट अ बग। हमारी मार्केट क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, हमारी जीडीपी ग्रोइंग है, हमारा देश ग्रोइंग है, तो हमारे देश में हर बीतते सालों में नए नए ऑल टाइम हाई बनते ही रहेंगे। और अगर आप ऑल टाइम हाई को ऐसा सोचोगे कि भाई ऑल टाइम हाई मींस वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वैल्यूएशन जो होती है मीन रिवर्टिंग होती है। आप इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे अलग अलग टाइम पे वैल्यूएशन जो है अलग अलग रिफ्लेक्ट करती है, और कैसे सितंबर 2024 में, अब देखिए वैल्यूएशन जो है ना बड़ा सब्जेक्टिव चीज है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगाता हूँ आपको कि वैल्यूएशन जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव है। कई लोग पी रेशो देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कई लोग प्राइस टू बुक रेशो देखते हैं, कई लोग मार्केट कैप टू जीडीपी देखते हैं, और कॉम्प्लेक्स करोगे तो कई लोग मोमेंटम देखते हैं, कई लोग चार्ट देखते हैं। तो बहुत सारे मेजर्स हैं, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे हम भी वैल्यू मैट्रिक्स में अपनी खुद की ट्रैकिंग के लिए हमने भी एक वैल्यूएशन का मॉनिटर बना रखा है, जो कि पी रेशो, पीबी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, मार्केट कैप टू जीडीपी, बॉन्ड यील्ड, मोमेंटम, ये सबका समावेश करके हमने एक आपके सामने एक मॉनिटर दिखा रखा है जो हम ट्रैक करते हैं। तो हमको लगता है कि इसको ट्रैक करके मोटा मोटा आइडिया मिलता है। तो ये बताता है कि सितंबर 2024 में जब लास्ट टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी 26,200 पे, तब मार्केट की वैल्यूएशन करीब 13% महंगी थी अपनी लॉन्ग पीरियड एवरेज से। बट एज वी स्पीक नाउ, बिकॉज अभी क्या हुआ कि अभी भी मार्केट 26,200 पे है, लेकिन जो 13-14% की ग्रोथ आई अर्निंग में, वो तो दिखी नहीं रिटर्न में। तो मार्केट ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ टाइम करेक्शन या वैल्यूएशन करेक्शन आज अपनी फेयर वैल्यू की जोन में वापस आ गई है। आज मार्केट की वैल्यूएशन वही है जो लॉन्ग टर्म में वो होती है। और देखो ये कैसे मीन रिवर्टिंग है, ऊपर नीचे होता रहता है, साइकिल में मूव करती है वैल्यूएशन, जो मैंने आपको समझाया था। तो जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, आप उसको ग्राफ में भी देख सकते हो कि कैसे मार्केट जो है साइकिल में वैल्यूएशन मूव होती है, कभी महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है। जैसे कोविड में बहुत सस्ती हो गई थी। अब तो आपको पता ही है कोविड में, आप जिन लोगों ने कोविड के बाद निवेश किया वो जानते हैं कि कैसे उस समय के निवेश किया हुआ पैसा बहुत पैसा बना के दिया है। क्योंकि अगर आप बहुत सस्ता खरीदोगे तो बहुत तेजी से रिटर्न बनते हैं, और अगर बहुत बहुत महंगा खरीदोगे तो अगले 1-2 साल तक रिटर्न नहीं बनते। हाँ, फिर 3-5 साल 10 साल का अगर आपको निवेश करना हो, या अगर आप एसआईपी निवेश करना हो, तो इस सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। बाय द वे, अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं तो कोई मतलब नहीं है कि आपने कोविड के बॉटम से शुरू किया, को पीक से शुरू किया, बिकॉज ये सब कुछ एवरेज आउट हो जाता है। एसआईपी इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। बट अगर आप लमसम निवेश करते हो तो ये सब चीजें मायने रखती है। तो अभी देखो यही चीज को अगर ग्राफिकली देखे, ओके, ग्राफिकली ये बताता है कि कैसे पिछले 30 सालों में से जो ग्रीन डॉट है, 23 साल न्यू ऑल टाइम हाई बनता है, और मार्केट कैसे ऊपर बढ़ती गई है। निफ्टी का ये डेटा है। ग्रीन डॉट बताता है न्यू ऑल टाइम हाई, रेड डॉट बताता है कि उस साल न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बना। इसी को फर्दर लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप चार्ट में देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है कि ऑल टाइम हाई बनते गए हर साल, हर 4 में से 3 साल ऑल टाइम हाई ग्रीन डॉट बनते गए, और मार्केट बढ़ती गई। किस रेट से बढ़ती गई? जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है उस हिसाब से मोटा मोटा मार्केट भी बढ़ती गई और अपना रिटर्न बनता गया। और म्यूचुअल फंड के कुछ अच्छे फंड मैनेजर जो इनमें भी अच्छी कंपनियां पिक कर लेते हैं, उन्होंने तो इससे भी ज्यादा तेजी से आपका पैसा ग्रो करके दिया है। और ये कुछ ऐसा नहीं कोई छुपा हुआ डेटा है। आप कोई भी सर्च करेंगे प्रूडेंट का के पार्टनर्स के, अगर आप टच में रहोगे, आई एम श्योर उन्होंने आपको दिखाया होगा कि कैसे म्यूचुअल फंड जो पिछले 10-20-15-30 सालों से एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने कैसे इन्वेस्टर्स की वेल्थ को कंपाउंड किया है। इनफैक्ट मार्केट के रेट से भी ज्यादा तेजी से कंपाउंड किया, बिकॉज अच्छे फंड मैनेजर्स अपनी एक्सपर्टीज से अच्छी कंपनियों में पहले स्पॉट कर लेते हैं। तो सोचो आज से कई 15-20 साल पहले किसी ने तो स्पॉट कर लिया होगा बजाज फिंसर्व को,
ठीक है, आपको अगर आप कभी कभी बजाज फिनसर्व की जर्नी देखिएगा स्टॉक की, इट इज नॉट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक, बट जस्ट टू गिव ए कंटेक्स्ट कि आप लेट्स से मनी मनी कंट्रोल पे या जो भी वेबसाइट आप देखते हैं उस पर कभी बजाज फिनसर्व स्टॉक की जर्नी देखिएगा, वो किस रेट से बढ़ा है। तो मार्केट इकोनॉमी बढ़ रही है 12% से, ठीक है, मार्केट बढ़ रही है 12-13% से, बट वो स्टॉक बढ़ रहा है मतलब किसी अलग ही पेस से बढ़ रहा है। तो इस तरह की स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं बहुत से अच्छे फंड मैनेजर्स, और इस तरह से काम करते हैं। अब लास्ट दो स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि कंक्लूजन क्या है, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा आपको सजेशन क्या है, एंड उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे बिटवीन मी, वरुण, कपिल, वी विल ट्राई टू एड्रेस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट देखिए, बताता है पिछले 20 साल का चार्ट है। ये बताता है पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 टीआरआई जो है, अगेन पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी, इक्विटी मार्केट को देखने का इंडिया में, सेंसेक्स भी हो सकता था, डेटा सेम दिखेगा मोटा मोटा। इसने तकरीबन 14% सीएजीआर का रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में, अप्रोक्सीमेटली, इंक्लूडिंग डिविडेंड। ये सबको डिविडेंड इंक्लूडेड है, टीआई का मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसमें डिविडेंड भी इंक्लूड हो जाता है। तो तकरीबन 14% सीएजीआर का रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में निफ्टी ने। अगर आपने टाइमिंग करने के चक्कर में कि भाई अभी तो मैं, मार्केट बहुत बढ़ गई है, थोड़ा सा पैसा निकाल लेते हैं, अभी रुक जाते हैं, ऐसा अगर आपने टाइमिंग करने की कोशिश करी और इस पूरे 20 सालों में खाली 5 अच्छे दिन आपके मिस हो गए, 5 अच्छे दिन मतलब आपने पैसा निकाल के साइड पे बैठ गए, भाई अभी तो क्लैरिटी आने दो, थोड़ी मार्केट की, बट मार्केट बढ़ गई, तो आपके मिस हो गए, तो आपका 14% का रिटर्न बन जाता है 11% सीएजीआर, जस्ट बाय मिसिंग 5 डेज आउट ऑफ 5000 डेज। 20 सालों में तकरीबन 5000 वर्किंग डेज होते हैं, क्योंकि एक साल में तकरीबन 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं मोटा मोटा, तो 20 साल में तकरीबन 5000 ट्रेडिंग, अगर आपका खाली 5 दिन भी मिस हो गए तो आपका रिटर्न 11%। और अगर पूरे 20 सालों में आपके खाली 50 दिन यानी कि 1% अच्छे दिन मिस हो गए, क्योंकि आपने कहा भाई अभी तो निकाल लेते हैं पैसा, अभी तो नहीं डालते पैसा, ऑल टाइम हाई पे है, तो आपका रिटर्न हो जाता है 0%। अब ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मार्केट के साथ। मार्केट के साथ इंटरेस्टिंग बात क्या है, जिस वजह से काफी निवेशक ऐसा बोलते हैं मैंने पैसा डाला मेरा पैसा बना नहीं। आपने, आपके भी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में ऐसे दोस्त होंगे, बताते होंगे यार हमने तो डाला था, ये तो जुआ है स्टॉक मार्केट, तो पैसा तो बना नहीं हमने क्योंकि क्या होता है, वो ये सब कुछ करने लग जाते हैं। तो इस मार्केट की खासियत क्या है कि वाइल मार्केट हैज डिलीवर्ड 14% सीएजीआर रिटर्न इन 20 ईयर्स, बट ये जो रिटर्न बनता है खाली 85 दिन बनता है। और अगर आपके वो 50 दिन मिस हो गए तो मार्केट 20 साल में रिटर्न नहीं बनाती, मार्केट बस 50 या 100 दिन ही रिटर्न बनाती है, बाकी दिन तो बस आपको निवेशित रहना पड़ता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि वो कौन से 50 दिन है, क्या वो कल है उनमें से एक दिन, क्या परसों उनमें से एक दिन है। तो टू मेक 14% सीएजीआर या 12% सीएजीआर जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न है इक्विटी मार्केट के, आपको निवेशित 20 साल रहना पड़ता है, बट रिटर्न किसी 50 किसी 100 साल बनते हैं। अब कोई बोला मुझे कि यार ये तो बड़ा बायस डेटा है, लास्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ, कोई बोला बायस डेटा है कि हमने निवेश पैसा निकाल लिया या पैसा नहीं निवेश किया और मार्केट बढ़ गई तो हमारे अच्छे दिन मिस हो गए। वट इफ हमने पैसा निकाल लिया, मार्केट गिर गई और फिर पैसा डाल दिया तो हमारे बुरे दिन मिस हो गए, तो क्या होगा, फिर तो रिटर्न इंप्रूव हो जाएगा। तो अब आपको मैं लास्ट डेटा दिखाता हूँ बिफोर आई कंक्लूड। ये अगेन बिजी स्लाइड है, तो आई विल टेक 2 मिनट टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि काफी सारे लोग आप पहली बार देख रहे होंगे इस डेटा को। ये डेटा बताता है कि पिछले ऑलमोस्ट, ये ना 91 से डेटा है, जो भी लॉन्गेस्ट डेटा मेरे को मिल पाया, कुछ 34-35 साल का डेटा है। इसमें जो ग्रीन डॉट है ना, ये ग्रीन डॉट है जब एक एक दिनों में मार्केट ने 5%, 7% का रिटर्न दिया। ऐसा होता है, कभी कभी होता है मार्केट 5-5% बढ़ जाती है एक एक दिन में, कभी कभी होता है मार्केट 5-5, 7-7% गिर जाती है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो रेड ट्राइंगल है, ये वो 50 वर्स्ट डेज है जब एक एक दिन में मार्केट ने 5% की गिरावट देखने को मिली, ऐसे दिन आते हैं। तो जैसे कोविड के टाइम पे आप रिलेट कर पाओगे, रिसेंटली कोविड के टाइम पे आपको याद होगा मार्च 2020 में एक एक दिन में मार्केट 5-5%, 7-7% गिर जाती थी। फिर उसके बाद आपको याद होगा अप्रैल और मई में मार्केट एक एक दिन 5-5%, 7-7% बढ़ जाती है। तो ऐसे साल बीच में हर 10 साल में ऐसे भी कुछ दिन आते हैं। तो हमने इस ग्राफ में वो 50 बेस्ट डेज उठा लिए जब मार्केट एक एक दिन में 10-10% भी बढ़ी। जैसे अगर आप ये वाला ग्रीन डॉट देखोगे, कोई गेस करना चाहेगा ग्रीन डॉट कौन से वाला पीरियड की बात हो रही है, कौन से दिन की बात हो रही है जब एक ही दिन में मार्केट ने करीब 17% का रिटर्न दिया था? कोई टाइप करना चाहेगा चैट बॉक्स में, मैं वेट करता हूँ 5 सेकंड। ये वो कौन सा इवेंट है, ये वो कौन सा दिन है, ये कौन सा साल है? साल तो चलो आपको देख के बदल जाएगा, कौन सा इवेंट है जब एक ही दिन में मार्केट 17% अप थी? वरुण मुस्कुरा रहे हैं, ऑब्वियसली वरुण को भी पता है, कपिल को भी पता है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बोथ ऑफ देम वर इन द मार्केट, बट वी विल वेट फॉर फ्यू आंसर्स। तो हाँ, सब लोगों ने अभी लिखा, काफी सारे लोगों ने करेक्ट, तो यूपीए 2 आई थी मेजोरिटी के साथ, और यूपीए 2 आई थी, और ये मई 2009 की बात है, और मार्केट ने अपर सर्किट लगाया था, करेक्ट।
तो अब देखो, इसको समझ में आ गया आपको, अभी आपने आंसर दिया तो मेरे को समझ में आ गया, आपको समझ पता लग गया कि इस ग्राफ को कैसे पढ़ना है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज है कि बोथ गुड डेज एंड बैड डेज दे कम टुगेदर। ये है सबसे बड़ी लर्निंग इस ग्राफ को देख के, कि ये तो पता चल गया कि अच्छे दिन भी आते हैं, खराब भी दिन आते हैं, बट अच्छे और खराब दिन वो दोनों साथ में आते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे दो खराब दिन थे तो दो अच्छे दिन आए, यहाँ पे बहुत सारे खराब दिन थे तो बहुत सारे अच्छे दिन आए, यहाँ पे लगातार बहुत से खराब दिन आते गए कई सालों तक, बीच बीच में तो कई सालों तक अच्छे दिन आते गए। यहाँ पे एक साथ खराब दिन आए 1992 में, और हर्षद मेहता के केस में आपको याद होगा, यहाँ पे बहुत से अच्छे दिन एक साथ आए। और कोविड में भी पांच छह खराब दिन आए और पांच छह अच्छे दिन आए। तो खराब और अच्छे दिन साथ साथ आते हैं। और टिपिकली हम सब निवेशकों की, और कपिल जी भी इतने सालों से है, वरुण भी, मैं भी, हमने देखा है कि सबसे ज्यादा निवेशक रिडम्पशन करने की टेंडेंसी जो है, पैसा निकालने की टेंडेंसी जो है, जो क्वेरी जो बढ़ जाती है कि भाई क्या करें मार्केट में, वो तब बढ़ती है जब खराब दिन होते हैं मार्केट। अब जैसे कुछ हद तक पिछले 15 महीनों को भी खराब बोल सकते हो, क्योंकि पिछले 15 महीनों में मार्केट में रिटर्न तो बना नहीं है, क्योंकि 26,200 था निफ्टी, अभी भी 26,200 है। तो किसी ने 15 महीने पहले निवेश किया होगा तो बोलेगा यार क्या मार्केट है, क्या म्यूचुअल फंड है, पैसा बना नहीं, बट ये तो होता ही है, बिकॉज मैंने आपको बताया दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट। बट इवेंचुअली अगर आप लंबा समय दीजिए तो पैसा बनता है। तो जो वापस जाते हैं ग्राफ पे, तो कंक्लूड करते हैं, तो क्या हम कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे दिन साथ में आते हैं, एंड टिपिकली इन्वेस्टर्स खराब दिन के बाद पैसा निकालते हैं कि भाई वेट करते हैं अभी अच्छे दिन आने का, और जब अच्छे दिन आते हैं तो उनके मिस हो जाते हैं, और अगर आपके एक दो पांच 10 15 दिन भी मिस हो गए तो आपका रिटर्न देखो कितना ड्रॉप हो जाता है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, तो कंक्लूड, कि आपको ऐसा देख के लगेगा, एंड अब आप अपने क्वेश्चन टाइप करना शुरू कर सकते हो, मीनवाइल मैं कंक्लूड करूँ सब कुछ। आपको देख के लगेगा इस समय डालने का सही मौका नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट मैं आपको बता दूं इंडिया जैसी कंट्री में ऑल टाइम हाई बनते ही रहेंगे, बिकॉज हमारा देश ग्रोइंग देश है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोइंग है, हमारे देश में अभी सबके घरों में गाड़ियां नहीं आई है, एसी नहीं लगे हैं, फ्रिज नहीं लगे हैं, हमारा देश ग्रोइंग है तो हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। अब कोई लोग बोलेंगे यार नहीं, हमने सुना है कि जीडीपी का तो डेटा ही गलत है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट के भयंकर सपोर्टर हैं तो आप बोलोगे कि भाई देश में अमृतकाल है, देश तो अभी हमारा 9% तो रियल जीडीपी ग्रोथ से बढ़ेगा। अगर आप भयंकर विरोधी हो तो आप बोलोगे कि भाई जीडीपी का नंबर ही गलत प्रिंट होता है। ठीक है, हम तो निवेशक हैं, हम देखते हैं अपने पॉलिटिकल ओपिनियन साइड में रख के देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये बाहर की कंट्रीज के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कहता है, ये इनका कहना है इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज नेशन। तो इनका मानना है कि हमारा देश 6.5 से 7% के आसपास ग्रो करेगा फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। तो अगर अपना देश 6.5 से 7% ग्रो करेगा तो क्या होगा, ये हो रियल जीडीपी की बात है। अब आरबीआई की बात लेते हैं। आरबीआई का कहना है कि भाई 4% के आसपास इन्फ्लेशन रहेगी तो ठीक है, 6 से ऊपर जाएगी तो हम नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे, और नीचे रहेगी तो हम ऊपर लेके आने की। तो मोटा मोटा मान लेते हैं 4 से 5% इन्फ्लेशन रहेगी अपने देश में। तो अगर 6.5 7% के आसपास, और लेट्स से 6% पकड़ लेते हैं, 6% के आसपास का अपने देश में जीडीपी ग्रो करेगा, रियल जीडीपी, और अगर 5% के आसपास की अपनी इन्फ्लेशन रहेगी ऑन एन एवरेज, किसी साल 2% रहेगी, किसी साल 10% रहेगी, तो मोटा मोटा 11% के आसपास नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगी। और यही हमने डिस्कस किया कि भाई अल्टीमेटली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अर्निंग ग्रोथ, और अर्निंग ग्रोथ रिफ्लेक्ट करती है प्राइस ग्रोथ में थोड़ा सा ज्यादा। अगर आपने एफिशिएंट कंपनी पकड़ी है और अगर आपने किसी अच्छे फंड मैनेजर को पैसा दे दिया तो आप थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। और यहीं अगर आपने छोटी कंपनियों में, छोटी मीडियोकर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर दिया तो आप थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अभी इंडिया में और बहुत से ऑल टाइम हाई बनने बाकी हैं, फॉर मेनी मेनी ईयर्स इंडिया विल कीप ऑन मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई। तो अगर आपने अभी भी देर कर दी है कि भाई यार मेरे को आइडियली 5 साल पहले या 10 साल पहले निवेश कर देना शुरू कर दिया, तो अभी भी करोगे तब भी बुराई नहीं है, क्योंकि और फिर 5 साल बाद आप बोलोगे यार अभी तो देर हो गई। तो with that, let me take a pause here. If now you have any question, please feel free to put in the chat box. या वरुण एंड किशोर जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे मीनवाइल? दैट वाज अ लवली लवली प्रेजेंटेशन मनोज। बहुत सारे पॉइंट्स देख के मैं भी शॉक में आ गया। मैं कल ही ढूंढ रहा था मेरे कौन से दिन मिस कर दिए। जी जी जी। तो somebody has asked the question. कपिल जी, मैं आंसर कर दूं ये वाला क्वेश्चन, मीनवाइल आप भी पढ़ लें। प्लीज 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 प्लीज। Yeah, I think we Why? can move to question and answer session. I think that will be good. So is it a good time to start SIP in small cap
और लमसम एक्सेट्रा। तो ठीक है, 3 क्वेश्चन एसआईपी को रिलेटेड है। तो चलो मेरे पास एक डेटा है, लेट मी फाइंड आउट दिस डेटा बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वरुण मैं ये क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ, मीनवाइल जब तक तुम बाकी क्वेश्चन पढ़ना, और फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो लेट मी सी इफ आई हैव दिस डेटा। तो हाँ, तो राकेश जी, राधा जी, राधे श्याम जी, आप सब लोगों ने क्वेश्चन पूछा है एसआईपी को लेके, स्मॉल कैप को लेके। तो लेट मी शो यू दिस डेटा। हमने ये डेटा बनाया था कुछ साल पहले, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट बहुत सिंपल डेटा है, और इससे ना एसआईपी रिलेटेड सारे क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे आपके। तो देखिए हमने क्या किया, एक इंडेक्स पकड़ लिया, निफ्टी स्मॉल कैप 250। ठीक है, कोई भी इंडेक्स पकड़ सकते थे हम, कोई भी फंड पकड़ सकते थे। तो ये स्मॉल कैप के ऊपर रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो मैं स्मॉल कैप का दिखा रहा हूँ। बट अगर आपका क्वेश्चन मिड कैप का होगा तो मिड कैप का भी ऐसे दिखेगा। तो अभी स्मॉल कैप का ले लेते हैं, क्योंकि शायद ज्यादातर लोगों ने स्मॉल कैप पकड़ा है। ये बताता है ये इंडेक्स ना 2005 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो हमने 2005 से डेटा उठा लिया, 20 साल पहले का। ये बताता है हमने वो सारे पीरियड उठा लिए जब स्मॉल कैप इंडेक्स में या स्मॉल कैप सेगमेंट में 15% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 15%, 20%, 30%, ऐसे मैंने आपको बताया हर 5-7 साल में ऐसे कुछ मौके आते हैं जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, फिर रिकवर कर जाती है। तो अब ना दो इन्वेस्टर की बात करते हैं। एक इन्वेस्टर जिसको हम बोलेंगे ही इज द मोस्ट अनलकीएस्ट इन्वेस्टर, मिस्टर पीक बोल देते हैं उसको, कि भैया पीक मार्केट जब होती है ना तभी आता है वो। तो एक को बोलते थे मोस्ट लकीएस्ट इन्वेस्टर, मिस्टर बॉटम, ये बॉटम पे इन्वेस्ट करता है, ये जादूगर है एकदम। तो अगर आप देखिए, अगर आपने सितंबर 2005 में एसआईपी चालू करी होती इस इंडेक्स में, ये सेगमेंट में, जो कि मार्केट का पीक था उस समय का, तो आपका एसआईपी का रिटर्न है 15.3% सीएजीआर। और अगर आपने 18% करेक्शन को बिल्कुल प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर लिया होता कि भाई मार्केट तो गिरने वाली है, मैं रुक के इन्वेस्ट करता हूं, और मार्केट एक्चुअली गिर जाती, बाय द वे ऐसा करना इम्पॉसिबल है, बट लेट अज्यूम आपने कर लिया होता, और आपने बॉटम पे एसआईपी चालू करी होती 18% गिरने के बाद, तो आपका एसआईपी का रिटर्न है 15.3%। तो क्या कोई डिफरेंस है? आंसर इज नो। तो कोई बोला यार ये तो 18% की गिरावट है, अगर मार्केट ज्यादा गिर गई तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने मई 2006 में इन्वेस्ट किया होता एसआईपी के माध्यम से, मान लो 10,000 रुपए की एसआईपी पर मंथ, तो आपकी एसआईपी का रिटर्न है 15.4%। और अगर आपने बिल्कुल प्रिसाइसली प्रिडिक्ट कर लिया होता कि 38% मार्केट गिरने वाली है भाई, उस समय पी नोट करके एक चीज हुआ करती, प्रोविजनरी नोट, वहां पे ग्लोबली मार्केट में करेक्शन आई, और आपने बिल्कुल बॉटम पे एसआईपी शुरू करी होती टाइम करके, तो आपके एसआईपी का रिटर्न है 15.5%। तो कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा मीनिंगफुल। अभी कोई बोला यार ये तो ना एक एक महीने की मार्केट की करेक्शन, अगर मार्केट करेक्शन लंबी चली तो हमें तो लग रहा है जी अगले कई सालों तक पैसा नहीं बनेगा। चलो जी एक और ले लेते हैं, इससे बड़ी करेक्शन तो जिंदगी में अभी आज तक 40 साल में आई नहीं इंडिया में। इसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आपको याद होगा, दुनिया भर के सभी देशों में 50%, 60% इक्विटी मार्केट में टेम्पररी 1 साल के लिए गिरावट देखने को मिली, फिर वापिस अगले 2 साल के अंदर सब कुछ रिकवर हो जाता है। बट देखने को मिली क्योंकि बड़े बड़े बैंक कोलैप्स कर गए थे। तो अगर आपने जनवरी 2008 में, राइट एट द पीक ऑफ द मार्केट, एसआईपी शुरू करी होती, तो आपका एसआईपी का रिटर्न है 16.3% XIRR। और अगर आपने भगवान की तरह एकदम प्रिसाइज, आपको पता था कि भैया 9 मार्च 2009 में मार्केट का बॉटम बनेगा, एकदम प्रिसाइज आपने टाइमिंग करके मार्च 2009 में एसआईपी शुरू करी 15 महीने बाद, तो आपका रिटर्न है 16.6%। तो भाई मेरे को ना 16.3 दे दो, 0.3% आप रख लो। कहने का मतलब है, व्हेन इट कम्स टू एसआईपी, आपकी स्टार्टिंग वैल्यूएशन मार्केट की क्या है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप महंगी वैल्यूएशन से शुरू करो एसआईपी, आप सस्ती वैल्यूएशन से शुरू करो, आप एवरेज वैल्यूएशन शुरू करो, इट इज इररिलेवेंट। क्योंकि एज लॉन्ग एज आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए एसआईपी शुरू कर रहे हो, तो हाँ अगर आप कह रहे हो मैं तो सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करने वाला हूं, भाई बहुत मैटर करता है। और अगर आपको 1 साल के लिए निवेश करना, भाई इक्विटी में निवेश ना ही करो तो अच्छा है। मतलब नो बडी शुड बी टेलिंग यू कि भैया आपको 1 साल के लिए पैसा डालना है तो इक्विटी मार्केट में डाल दो। तो जेनुअनली अगर आप जेनुअन इन्वेस्टर हो और आप 5, 10, 15 साल के लिए एसआईपी शुरू करने वाले हो, अगर आपको लगता भी है कि ये मार्केट का पीक है, मेरे को नहीं लगता बाय द वे, अगर आपको लगता भी है कि ये मार्केट बहुत महंगी है, तब भी आपको आज ही एसआईपी शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज टाइम इन द मार्केट, आपने सुना होगा ये बड़ा तो क्लीशे है, मतलब हर एक बंदा बोलता है टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मैं आपको लास्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने एसआईपी पे इतने क्वेश्चन पूछ लिए, मैं तो 12 क्वेश्चन देख चुका हूँ चैट बॉक्स में। तो चलो मैं 1 मिनट और स्पेंड करता हूँ। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि लेट्स से आपने जनवरी 2008 में, अब ये डेटा आपको काफी लोगों को सरप्राइजिंग लग सकता है, और अगर लगेगा तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना, तभी मुझे लगेगा भाई ठीक है इतनी मेहनत करके फायदा हुआ आपको एक्सप्लेन करके।
अगर आपने जनवरी 2008 में एक 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी चलाई होती, ठीक है, उस समय मार्केट बहुत हाई थी, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का लेवल ही 4200 था। तो कितने साल बीत चुके हैं? तकरीबन तकरीबन 17 साल बीत चुके हैं। यानी कि इस दौरान आपने 21,30,000 रुपये का निवेश किया होता, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। उसकी आज वैल्यूएशन है 1,05,00,000 रुपए तकरीबन। ये सितंबर का डेट है, तो अभी प्लस माइनस कुछ हो गया होगा, बट यू गॉट द पॉइंट। उसका रिटर्न कितना बना है अगर आप परसेंटेज में देखोगे, जिसको एक्सआईआर बोलते हैं, करीब 16.3%। अब हम दूसरा डेटा देखते हैं कि अगर आप एकदम भगवान हो आपको एग्जैक्टली पता था कि भैया मार्केट गिरने वाली है, तो मैं तो अपनी एसआईपी रोक के करूंगा। तो आपने शुरू करी एसआईपी मार्च 2009 में, 15 महीने बाद। तो आपने कितने समय के लिए निवेशित रहे? 16 साल, 5-6 महीने के लिए आप निवेशित रहे। बेसिकली 15 महीने कम निवेश किया आपने। तो आपने कितना पैसा निवेश किया? 10,000 रुपीज पर मंथ। आपने 19,80,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए कम निवेश किया, क्योंकि 15 महीने आपने निवेश नहीं किया। तो आपकी वैल्यू है 90 लाख रुपए उस निवेश की, 16.6%। तो आप खुश हो कि भाई देखो, कुछ भी कह लो, 0.3% मैंने ज्यादा पैसा बना लिया टाइमिंग करके। और मैं क्या खुश हूं कि मेरा रिटर्न तो 0.3% कम बना, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए ज्यादा है। क्योंकि एकदम परफेक्ट टाइमिंग करके भी आपके 90 लाख रुपए बने, और एकदम इम्परफेक्ट, एकदम अनलकी इन्वेस्टर होते हुए भी मेरा 1,05,00,000 रुपए बना, यानी कि 15 लाख रुपए ज्यादा बना, खाली 1.5 लाख ज्यादा डाल के। तो मैं खुश हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में 15 लाख ज्यादा है, और आप खुश हो कि आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे 0.3% ज्यादा छपा हुआ है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एंड आई वुड एक्सपेक्ट सम ऑफ यू टू राइट इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन ये है कि आपको अगर मौका मिले 15 लाख रुपए ज्यादा बैंक अकाउंट में लेने का, या 0.3% अपनी एसओए में ज्यादा छपवाने का, तो ऑप्शन ए 15 लाख रुपए ज्यादा लोगे बैंक अकाउंट में, या ऑप्शन बी अपनी एसओए में स्टेटमेंट अकाउंट में 0.3% ज्यादा छपवाओगे? मैं वेट करता हूँ। तो ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप महिंद्रा की थार खरीदने जाओगे और शोरूम में जाके बोलोगे भैया थार निकाल दो, मेरे स्टेटमेंट अकाउंट में 0.3% ज्यादा रिटर्न है, वो कोई नहीं देने वाला आपको थार। बोले 15 लाख का चेक निकाल के दे भाई, ले जाता। मैं क्या करूँ? तो 20% रिटर्न बनाया, 30% रिटर्न बनाया, हाउ डज इट मैटर? तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आती है कि हमारा गोल क्या है, हम निवेशकों का। हमारा गोल हाईएस्ट सीएजीआर रिटर्न बनाना है, या हमारा गोल हाईएस्ट वेल्थ बनाना है? तो अगेन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, हाईएस्ट परसेंटेज सीएजीआर बनाना या हाईएस्ट वेल्थ बनाना। मैं वेट करता हूँ 5 सेकंड, बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा, तो 5 सेकंड लगेंगे। तो बिल्कुल, अब क्या होता है ज्यादातर, अभी देखो साल का अंत हो रहा है, तो सभी लोग ना अभी न्यूज़पेपर में देखेंगे किस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया पिछले साल में। ये सब जितने लोग लिखे हैं ना, वेल्थ बनाना वेल्थ बनाना, चैट बॉक्स में आप सब लोग भी, तेजस जी, सुरेंद्र जी, संजय जी, आप सब लोग जो लिख रहे हो ना हमारा गोल है हाईएस्ट वेल्थ बनाना, आप सब लोग भी देखोगे कि लास्ट 1 ईयर में किसने हाईएस्ट रिटर्न बनाया स्कीम ने। और मेरे पास वो स्कीम थी कि नहीं, मेरे एडवाइजर ने मेरे को स्कीम रिकमेंड करी कि नहीं करी। जबकि मुद्दा क्या है कि हमारा गोल होना चाहिए हाईएस्ट वेल्थ बनाना। और मैंने आपको बताया वेल्थ बनाने का परसेंटेज रिटर्न बनाने से बहुत ज्यादा लेना देना कुछ है नहीं। क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए लंबे समय तक रुकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसी असेट क्लास में निवेश करना इंपॉर्टेंट है जो कि ग्रो करे देश के साथ, जो कि है इक्विटी। और ऐसे माध्यम के साथ जुड़ना जरूरी है जहां पे आपको कोई एक्सपर्टीज मिल जाए, जहां पे आपको ये ना देखना पड़े कौन से स्टॉक में डालूं कौन से में नहीं, जो कि म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है, और जो कि बहुत ही सरल तरीके से प्रोवाइड करता है। तो टू सम अप ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू एसआईपी, कि अभी एसआईपी शुरू करना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन था। मेरा ऐसा मानना है, पहले अगर इफ यू आर ए जेन्युइन लॉन्ग टर्म एसआईपी निवेशक, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मार्केट पीक्स एंड बॉटम व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर एसआईपी जर्नी। लेकिन वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, मार्केट बढ़ी हुई है गिरी हुई है इंपॉर्टेंट है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? ऑन योर एग्जिट स्ट्रेटेजी। जब आपका 10 साल कंप्लीट हो जाए, 15 साल कंप्लीट हो जाए, जब आप अपने फाइनेंशियल गोल के आसपास पहुंच जाओ, दैट इज द टाइम, तब आपको सोचना चाहिए कि भाई अब पैसा निकाल लूं क्या। जो मैंने गोल के लिए एसआईपी शुरू करी थी, 50 लाख सोचे थे 15 लाख में, 15 साल में बन जाएंगे, वो तो 14 साल में ही बन गए। तो मुझसे पूछोगे ना, अगर आपने सोचा था कि भाई मैं 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता हूँ, 15 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, और आपके 13वें साल में इकट्ठे हुए 50 लाख, तो रोक दो एसआईपी। इफ यू आस्क मी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज टिपिकली होता है कि भाई चलाते रहो एसआईपी, बट इफ यू आस्क मी, हमको फोकस होना चाहिए फाइनेंशियल गोल पे। तो जब अपना गोल पूरा हो जाए, दैट इज द बेस्ट टाइम को आपको एसआईपी निकाल के वो गोल पूरा कर लो। और शुरुआत में
मार्केट की वैल्यूएशन क्या है ना, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो मैंने आपको डेटा से प्रूफ करके दिया। तो लेट मी टेक अ पॉज हियर, बहुत लंबा आंसर दिया है वरुण, सॉरी, बट मैंने देखा 8-9 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसलिए इम्प्रोवाइज करता गया। बट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल जी आप भी बताइएगा, कोई क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ तो जस्ट लेट मी नो। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर लमसम करना चाहिए कि एसआईपी करना चाहिए, और लमसम करना है तो किस में चेक करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। देखिए क्या होता है लमसम और एसआईपी करने में, सबसे पहले मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि आप, मेरे ख्याल से आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए किसी भी निवेशक की। देखो एक होता है कि दो तरह के निवेशक होते हैं, जिसके पास पहले से पैसे इकट्ठा हो गया है। ठीक है, टिपिकली ऐसे निवेशक कौन से होते हैं, जो 50 ईयर्स की एज होती है, ठीक है, काफी सालों तक जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो पैसे इकट्ठा हो गया है, अब उनको लमसम पैसा निवेश करना है। अब दूसरे होते हैं कि भाई 20s में है, 30s में है, अभी अभी जॉब चालू करी है, यंग है, अभी तो उनको पैसा जोड़ना है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप उस फेज में हो जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, कि आप 20 साल के 30 साल की एज में हो, पैसा अभी आपने कमाना शुरू किया है, तो आपको एसआईपी करना है। और अगर आप उस फेज में पहुंच गए हो जहां पे आपने पैसा जोड़ दिया, तो आपको लमसम। अब क्वेश्चन आता है कि आज लमसम निवेश कर दूं या वेट कर लो, ये है आपका मेन क्वेश्चन जो अगला है। तो अभी देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक चैलेंज है कि टाइमिंग करने के चक्कर में हमारे अच्छे दिन मिस हो सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि काफी सारे इंडिकेशन बताते हैं कि मार्केट की वैल्यूएशन अपनी नॉर्मल वैल्यूएशन पे, हम सब चाहते हैं बहुत नीचे निवेश करें। अब इसमें चैलेंज क्या है, सब लोग, आपने वो सुना होगा, वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग। सब लोग ऐसा बोलते हैं ना। अब इसमें अदर्स कौन है? हम लोग कहते हैं आई विल बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग, मेरे लिए आप सब अदर्स हो। आप भी यही कह रहे हो, आई विल बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग, तो आपके लिए मैं अदर्स हूँ। और एक्चुअली होता क्या है ना, अगर ऐसे ही हो रहा होता तो कितने लोगों ने मार्च 2020 में निवेश कर दिया। मार्च 2020 में, अप्रैल 2020 में मौका तो मिला था ना अपने को, तो कहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब पैनिक मार्केट गिरती है तो लोग पैनिक में बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग बेचते हैं इसलिए मार्केट गिरती है। तो आपको 2 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए मौका। लोग बोलते हैं कि मार्केट गिरती है तो लोग बेच देते हैं पैनिक में, क्योंकि लोग बेच देते हैं इसलिए मार्केट गिरती है। तो देखो आप ना, जब मार्केट गिरेगी भी ना, आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि देयर विल बी 10 रीजन कि मार्केट क्यों गिरेगी। अब लास्ट एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, फिर आंसर करता हूँ आपके क्वेश्चन को। लोग सोचते हैं लमसम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है। लमसम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट लोग सोचते हैं एक ही चीज है। ये ऐसी एक ही चीज नहीं है। अगर आप साल में एक बार भी लमसम निवेश कर सकते हो, इट कैन बी 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 5,000 रुपीज, तो अगर साल में भी एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप भी एसआईपी इन्वेस्टर हो। क्योंकि व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी में एम कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इट इज नॉट सिस्टमैटिकली मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि सेट फ्रीक्वेंसी पे यू आर इन्वेस्टिंग, और बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग एट वेरियस मार्केट लेवल्स, तो आपकी एवरेजिंग हो जाती है, मार्केट के बढ़ने घटने से आपका बचाव हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में क्योंकि मार्केट बढ़ती है तो आपका पैसा बनता है। तो अगर साल में भी एक बार कर रहे हो, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एनुअल बेसिस पे चला रहे हो बेसिकली। तो मेरा आंसर अभी भी ये है कि एज लॉन्ग एज आप 3 महीने में, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार निवेश करने की कैपेसिटी रखते हो, तब भी आपको बहुत ज्यादा मार्केट के लेवल को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अब लास्ट चीज है कि आपके पास अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कि भैया ये सब मेरा पैसा है रिटायरमेंट का, अब ये तो मेरे पास एक लास्ट ही पैसा है, इसको मैं दोबारा नहीं कमा सकता, अगले साल भी नहीं निवेश कर सकता, यही पैसा है, तो आपको बहुत कॉन्शियसली इस पैसे को निवेश करना चाहिए। आपको बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट लोकेशन फंड, इस तरह के फंड आपके एडवाइजर सजेस्ट करेंगे आपकी सिचुएशन समझते हुए। आपको शायद एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू भी 3 महीने, 6 महीने में धीरे धीरे निवेश करवाएंगे। ये सब चीजें अलग अलग निवेशकों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छा है, किसी के लिए मल्टी एसेट लोकेशन फंड अच्छा है, किसी के लिए एसटीपी के माध्यम से इक्विटी फंड में निवेश करना अच्छा है। इसलिए आई वुड सजेस्ट, ये क्वेश्चन का आंसर मुझसे मत एक्सपेक्ट करो। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ, वित्तीय सलाहकार के साथ बैठो, वो आपकी सिचुएशन समझेगा, आपके कैश फ्लो समझेगा, रिक्वायरमेंट गोल समझेगा, फिर कोई एक स्ट्रेटेजी आपको रिकमेंड करेगा। वो बेटर है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। 75% पर्सनल है, 25% फाइनेंस है। तो यहाँ पे बैठ के मैं 400 लोगों को कैसे बताऊं कि 400 लोगों के लिए क्या सही है? सबके लिए अलग अलग सही है। सर गोल्ड एंड सिल्वर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ गोल्ड जी, एंड हाँ जी। सिल्वर ने बहुत अट्रोशियस रिटर्न्स दे दिया है, तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए?
देखिए ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट क्लास है। फिर मैं सिल्वर पे आऊंगा। गोल्ड के साथ क्या है, जब जब कहीं पे भी कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है, त्रासदी होती है, तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे 2020 में देखिए, जब इक्विटी मार्केट गिर रही थी तो गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे ही हर बड़ी गिरावट के समय पे गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो कहते क्या है, डेटा से के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं अभी स्लाइड स्किप कर रहा हूँ। मे बी नेक्स्ट कभी सेशन करेंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे लॉन्ग डेटा के साथ। बट अभी आप सुनिए, गोल्ड और इक्विटी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में नेगेटिव कोरिलेशन है। ओवर द टाइम दोनों ही गोल्ड और इक्विटी ने रूपी टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दी है, डबल डिजिट। पिछले 20 25 30 साल का डेटा देखोगे, इक्विटी मार्केट ने भी डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, गोल्ड ने भी डबल डिजिट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, जिन साल गोल्ड मरा मरा होता है, इक्विटी बहुत अच्छा किया है। और जिन सालों में इक्विटी पथेटिक करती है, गोल्ड ने बहुत अच्छा किया है। अब देखो, पिछले 15 महीने में इक्विटी ने बहुत खराब किया, गोल्ड ने अच्छा किया। उससे पहले 15 महीनों में गोल्ड फ्लैटिश था, इक्विटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो अब देखो, एज अ इन्वेस्टर, निवेशक के लिए इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि दोनों ही लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन किसी साल एक चलता है, किसी साल दूसरा चलता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत गोल्ड हम सबके पास होना चाहिए। अब क्या है ना, हम इंडियन के बाद ना, गोल्ड तो सबके पास होता ही है। इस जस्ट दैट वो हमारे जेवर की फॉर्म में होता है, गोल्ड बार की फॉर्म में होता है, जिसको हम ना डेली बेसिस पे दिखता नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ना इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन डेली दिखती है, गोल्ड की हमारे को दिखती नहीं है। बट फिर भी मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि गोल्ड के अंदर क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की बेनिफिट होते हैं, खराब सिचुएशन में जब सारी एसेट क्लास पिट रही होती है तो गोल्ड अच्छा करता है, इसलिए थोड़ा बहुत गोल्ड होना चाहिए। आज की डेट में म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट अलोकेशन फंड्स के माध्यम से गोल्ड लेना बहुत आसान भी हो गया है, और टैक्स एफिशिएंट भी है। कन्वीनियंट और टैक्स एफिशिएंट। और वहां पे क्या है, फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज यूज करते हुए कभी कभी गोल्ड की जगह सिल्वर भी बढ़ा देता है, कभी कभी कम भी कर देता है। तो मेरा मानना है गोल्ड होना चाहिए सबके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत। और मल्टी एसेट लोकेशन फंड के माध्यम से लो तो बेटर है, नहीं तो तुम्हें टाइम करना पड़ेगा, कब निकलना है कब घुसना है, इतना आसान नहीं होता। अब कमिंग टू सिल्वर, अब सिल्वर के साथ चैलेंज क्या है। और मैं भली बात ही जानता हूँ सिल्वर का जिस तरह का रिटर्न बना है, उसको जानते हुए मैं आपको बता रहा हूँ सिल्वर के साथ चैलेंजेस है। सिल्वर ना एक स्ट्रेटेजिक एसेट क्लास नहीं है, टेक्टिकल एसेट क्लास है। जैसे गोल्ड ना एक स्ट्रेटेजिक एसेट क्लास है कि लंबे समय में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देती है। सिल्वर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कई कई सालों तक ऐसे मौके आते हैं जब सिल्वर चलता ही नहीं है। जैसे बारिंग लास्ट 18 मंथ, 18 महीने को हटा दो, तो कोई सिल्वर की बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका 5 10 15 20 साल का रन बहुत पैथेटिक था। बट कभी कभी फिर मौके आते हैं जब सिल्वर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब कोई बोलता है यार सिल्वर तो बढ़ता रहेगा क्योंकि उसके अंदर ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डिमांड आ रही है, सोलर पैनल में लग रहा है, कोई बोलता है ईवी में लग रहा है, तो डिमांड बहुत आ रही है, सप्लाई नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब डिमांड कम होती है ना, तो लोग सिल्वर की माइनिंग भी नहीं करते। जब सिल्वर $30 के आसपास, डॉलर टर्म में अगर आपको बताऊं, जैसे अभी $80 के आसपास पहुंच गया सिल्वर, जब $30 के आसपास होता है ना, तो डिमांड कम होती है, तो लोग माइनिंग भी नहीं करते सिल्वर की। सिल्वर मोस्टली बाय प्रोडक्ट होता है कि कुछ और माइन किया तो साथ में सिल्वर निकल गया। बट अगर $70 $80 सिल्वर होता है, तो माइनिंग भी चालू हो जाती है। समझ रहे हो आप, अगर इफ यू आर माइनर और पहले 30 35 डॉलर पे सिल्वर से आपको प्रॉफिट ज्यादा बन नहीं रहा था, तो आप माइन नहीं करते थे। लेकिन अगर $80 पे सिल्वर है, तो आप माइनिंग भी शुरू कर दोगे। तो देखो, जो ये कहानी है ना कि सिल्वर की सप्लाई कंस्ट्रेन है, वो तो सिल्वर की सप्लाई तो बढ़ जाएगी। अगर सिल्वर के प्राइस इतने एलिवेटेड लेवल पे मल्टीपल ईयर्स तक रहते हैं, तो माइनर्स आके सप्लाई बढ़ा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, इस पॉइंट पे सिल्वर में पैसा डालना रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल तो है नहीं। हालांकि ह्यूमन ग्रीड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनारियो, सप्लाई क्रंच जिसको बोलते हैं, डिमांड हाई डिमांड सप्लाई क्रंच, उसमें क्या प्राइस चला जाए किसी को नहीं पता। लेकिन इस समय अगर आप नया पैसा सिल्वर में डाल रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, और उसके रिपरकशन ऐसे हो सकते हैं कि 10 साल भी आपका रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, इतना एक्सट्रीम भी हो सकता है। तो मेरा तो रहेगा सजेशन कि थोड़ा बच के रहना चाहिए। और आई थिंक बेटर तरीका है कि आप मल्टी एसेट लोकेशन फंड के माध्यम से इसमें निवेश करें, ताकि फंड मैनेजर करंट रियलिटीज को देख के कम ज्यादा लोकेशन करता रहे, टैक्स एफिशिएंट मैनर।
मनोज, देयर इज वन क्वेश्चन जो एसआईपी से रिलेटेड है कि एसआईपी कहाँ करनी चाहिए, विच व्हाइल यू आपने एसआईपी के बारे में बात की तो कुछ लोगों ने पूछा है कि किस कैटेगरी में एसआईपी करनी चाहिए, उस पर आप अगर हम्म थोड़ा सा व्यूज। देखो, अगर आप 10 साल प्लस का पैसा है ना, अगर मतलब आप इफ यू आर जेन्युइन लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर, ये चार अलग अलग बातें हैं। कई लोग जेन्युइन नहीं होते, कई लोग लॉन्ग टर्म नहीं होते, कई लोग एसआईपी वाले नहीं होते, कई लोग इन्वेस्टर ही नहीं होते, तो अपने आप को कहते हैं इन्वेस्टर हैं, बट देखो मोटा मोटा ट्रेडर ही होते हैं वो। बट अगर आप जेन्युइनली 10 साल की एसआईपी चला सकते हो, ठीक है, तो मेरा मानना है कि मोर वोलेटाइल सेगमेंट्स, जहां पे स्मॉल एंड मिड कैप का लोकेशन ज्यादा रहता है, जैसे ऐसे ऑब्वियसली स्मॉल कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया, कि मल्टी कैप फंड में भी मिनिमम 50% स्मॉल एंड मिड कैप होता है, मिड कैप फंड हो गया। तो दीज आर थ्री कैटेगरीज, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, जहां पे अपने को 10 साल प्लस की एसआईपी आप चला सकते हो, आज ही चला सकते हो। मुझे पता नहीं अगला 1 महीना 1 साल क्या होगा, बट 10 साल में आई कैन टेल यू, यू विल बी इन अ वेरी गुड शेप। अब उसमें भी अगर आपको लेट्स से स्मॉल कैप में एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में ऑब्वियसली ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज्यादा रहते हैं, बट वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा है। अब स्मॉल कैप में आपको एक डेटा बताता हूँ, जैसे इंडिया में तकरीबन 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। पहली 100 कंपनियों को बोलते हैं लार्ज कैप, अगली 150 को बोलते हैं मिड कैप, और उसके बाद की जितनी भी कंपनियां बच गई 4,000 समथिंग, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में ना रेंज बहुत बड़ी है। ऐसे में ऐसे फंड मैनेजर्स, ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ रहने में ज्यादा फायदा है जहां की इन्वेस्टमेंट टीम बहुत बड़ी हो। कोई 20-25 लोग इन्वेस्टमेंट में होने चाहिए, 20-25 एनालिस्ट होने चाहिए, जो कि 500 नंबर की कंपनी, 700 नंबर की कंपनी, 1,000 नंबर की कंपनी में जाके रिसर्च करके ऐसी कंपनियों को पिक कर सके जो कि स्मॉल कैप है, बट बहुत ही नीश सेगमेंट में काम करती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है जो कि लार्ज कैप कंपनी को हेल्प करती है। जैसे लार्ज कैप कंपनी होती है ना, मारुति का एग्जांपल लेते हैं, तो उसके उसको पार्ट बनाने वाली कई छोटी छोटी कंपनियां होती है, उसको सर्विसेज देने वाली, मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प करने वाली भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां होती है, जो कि बहुत नीश कंपनियां होती है। तो इन शॉर्ट मेरा ऐसा मानना है, ऐसे स्मॉल कैप फंड पिक करने चाहिए जहां की इन्वेस्टमेंट टीम बहुत बड़ी हो, ताकि वो ऐसे बहुत से अच्छे स्मॉल कैप आइडियाज को चूज कर सके, पिक कर सके। 20-25 लोगों की इन्वेस्टमेंट टीम होनी चाहिए। सेकंड, ऐसे स्मॉल कैप फंड पकड़िए जहां पे ऐसे भी स्टॉक्स हो जो कि बियॉन्ड 500 स्टॉक्स हो। बियॉन्ड 500 का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया, टॉप 100 कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं, अगली 150 कंपनी को मिड कैप बोलते हैं, अगली 250 कंपनियों को स्मॉल कैप बोलते हैं रफ लैंग्वेज में, उसके नीचे वाली कंपनी को माइक्रो कैप बोल देते हैं। हालांकि सेबी की डेफिनेशन में 251 के बाद की सारी कंपनियों को स्मॉल कैप बोलते हैं। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं 600, 700, 800, 900 नंबर की कंपनी में, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग। तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा फंड हाउस, बड़ी इन्वेस्टमेंट टीम होनी चाहिए इन हाउस। दूसरा, ऐसा फंड हाउस जो कि नीचे जाके अच्छी कंपनियां पकड़े, छोटी छोटी कंपनियां जो कि ग्रोथ तेजी से हो सकती हैं। ऐसे फंड हाउस के स्मॉल कैप में आपको निवेश करोगे, तो 10 साल प्लस का होराइजन लेके करोगे, तो मुझे लगता है अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो अभी बजाज की टीम सामने है, और आई नो जब इनका स्मॉल कैप फंड आया था, तो इन्हीं लाइन पे हमने ये वाली बातें बताई थी, और इनके यहाँ पे भी 20-25 लोगों की इन्वेस्टमेंट टीम है। मतलब दे इंडिया में 4-5 ऐसे फंड हाउस हैं, आप चूज कर सकते हो उनमें से कोई भी। बजाज इज वन ऑफ देम, जहाँ पे इन हाउस 25 लोगों की इन्वेस्टमेंट टीम है। तो आप ऐसे किसी फंड हाउस के अपने एडवाइजर से बात करिए और उसमें निवेश करिए एसआईपी के माध्यम से। कपिल जी, वरुण जी, एनी लास्ट तो क्वेश्चन? क्या बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही है, सब ठीक है। लोग का ही है। तो एनीथिंग वरुण यू वांट टू ऐड? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, जैसे मनोज ने बहुत सिंपल तरीके से हम सबको बताया कि व्हाई इन्वेस्टिंग। और आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि हम इन ट्यून है लीनियर तरीके से सोचने में, वी डोंट थिंक ऑन ऑन हाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैपेंस। एंड म्यूचुअल फंड एक बहुत सिंपल टूल है जो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कैप्चर कर सकता है। और उसमें भी खास करके एसआईपी एक बहुत सिंपल माध्यम है। एंड जैसा मनोज ने स्लाइड्स में भी दिखाया कि देर इज नो राइट टाइम, अच्छा टाइम, खराब टाइम, एवरी टाइम इज अ गुड टाइम एसआईपी करने के लिए। एंड उसमें स्मॉल, एंड ही टॉक्ट अबाउट स्मॉल कैप
कैटेगरी, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम है। किसी को अगर SIP देखनी है, इट्स अ गुड कैटेगरी टू लुक एट। मैं अभी भी यही बोलूंगा कि ये एक लाइन जो मनोज ने बोली कि पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन एनीथिंग एल्स। तो आप अपने एडवाइजर के पास जाइए, उनसे सलाह मशवरा करके ही इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक हमने हमेशा देखा है कि जब जब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू आता है, वो लंबी अवधि तक रहता है और रिटर्न जनरेट, वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने पार्टनर्स, स्टूडेंट पार्टनर्स के से सलाह लीजिए और उसी हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। To sum up, I think SIP is one of the very good tools of entering into the market and wealth create करने के लिए। और उसमें I think small cap is a very good category in the from a SIP investment perspective. So that's all from my side. I think Kapil, अगर आपको कुछ ऐड करना है, I think I would take again thank each one of you। आप लोगों ने समय निकाला, सैटरडे को हमको सुना, हमको मौका दिया। थैंक यू मनोज, हमारे संग आपने जो ये डेटा पॉइंट शेयर किए, कपिल आपने बीच में जो इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स बताए, एंड इस वेबिनार को इन्वेस्टर के लिए बहुत सिंपल किया। सो आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ बजाज म्यूचुअल फंड, आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू, प्रूडेंट कॉर्पोरेट्स की टीम, सारे एडवाइजर्स, इन्वेस्टर्स एंड मनोज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कपिल, अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो। मुझे कुछ नहीं ऐड करना है, बट मनोज एक चीज है, मतलब चांद पे जाना है तो सिर्फ पेपर 42 टाइम फोल्ड करना है। अभी मैंने वो डिस्कवर कर लिया है। जी। That was really very this thing, and thank you Varun, thank you Manoj, thank you for this opportunity. Thank you all the clients and fellows who have joined us on a Saturday evening. वो भी न्यू ईयर इतना नजदीक है, हॉलीडे मूड में लोग सोचने और समझने की इच्छा रखते हैं। दैट्स रियली रियली, इंडिया इज इम्प्रूविंग। देश थैंक बदल रहा है अपना। यू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।